क्या होता अगर आजादी की लड़ाई कभी रुकी ही नहीं होती? क्या होता अगर एक इंसान का जुनून आज भी हमारे दिलों को जगाने के लिए इंतजार कर रहा होता? मैं राघव आज आपके सामने बैठा हूं, किसी कल्पना में नहीं बल्कि वास्तविकता में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। जय हिंद। जय हिंद राघव। आज हमारे भारत के हालात देखकर मुझे यहां आना पड़ा। शुरू करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सुभाष चंद्र जी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। वे आजाद हिंद सरकार के प्रोविजनल गवर्नमेंट के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जिसे 1943 में 11 देशों ने मान्यता दी थी। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, एक ऐसी सेना जो शून्य से खड़ी हुई, उन सैनिकों के साथ जिन्होंने गुलामी की जगह बलिदान को चुना। प्रथम मंत्रालय भी बनाया, एक देश के लिए आवश्यक चीजों की नींव रखी। उन्होंने सिर्फ आजादी का सपना नहीं देखा, उन्होंने दुनिया के सामने इसकी घोषणा की। नेताजी, आपने तब नेतृत्व किया जब बाकी लोग सोच विचार में लगे थे। आपने तब एक सरकार बनाई जब हम अभी भी जंजीरों में थे। आप इतनी जल्दी और तेजी से क्यों आगे बढ़े? क्योंकि देर से मिली आजादी अधूरी आजादी होती है। मैंने देखा कि सिर्फ भाषणों से दुश्मन नहीं जाएगा, इसलिए मैंने काम शुरू किया। प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, आईएनए खड़ी की। आज मैं इस पीढ़ी से पूछता हूं, देश के लिए आप क्या कर रहे हो? आज के विद्यार्थी बहुत घबराए हुए हैं। मार्क्स और परसेंटेज का प्रेशर, तुलना, करियर का डर। लेकिन उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है वो असली मकसद या पहचान से बहुत अलग है। जब मैं कैम्ब्रिज में था, मुझे ये बात साफ समझ आई। हमें लीडर नहीं, नौकर बनने के लिए ट्रेन किया जा रहा था। अंग्रेजी सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन शिक्षा की आत्मा भारतीय होनी चाहिए, जो सत्य, साहस और सेवा से जुड़ी हो। शिक्षा सिर्फ डिग्री के लिए नहीं होनी चाहिए, वो अंतरात्मा को जगाने वाली होनी चाहिए। मैंने इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैंने देखा एक अन्याय करने वाली व्यवस्था की सेवा करना भी एक पाप है। आज के स्टूडेंट्स को खुद से पूछना चाहिए, क्या आप अपने लोगों को लीड करने के लिए पढ़ रहे हो या किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए? अगर आपका सिलेबस आपको एक मशीन बना रहा है तो उस सिस्टम को बदलने वाला बनो। कोड दोबारा लिखो। आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा लगता है जैसे वो सपनों को तोड़ रहा है, बना नहीं रहा। तो युवाओं को विद्रोह करना चाहिए, लेकिन गुस्से से नहीं, नव निर्माण से। सरकार का इंतजार मत करो, खुद शुरू करो। आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। ऐसे व्यवस्थाएं बनाओ जो सच्चे ज्ञान, इतिहास और मूल्यों से भरे हो, जिसमें भारतीय संस्कृति और सामाजिक कल्याण का ज्ञान हो। नए गुरुकुलों की स्थापना करो। फिर से एक जागतिक स्तर के तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय स्थापित करो। हम अब भी अंग्रेजी से इतने प्रभावित क्यों हैं? वो जैसे एक स्टेटस सिंबल बन गई है। क्योंकि हमने असली गर्व को भूला दिया है, जो अपनी जड़ों से आता है। अंग्रेजी में कोई बुराई नहीं है, पर उस पर निर्भर रहना हमारी कमजोरी है। भारत नवनिर्माण की भूमि है, एक आदर्श है। बीता हुआ समय अलग था। हमें क्रांति के लिए अंग्रेजी भाषा आवश्यक थी। शत्रुओं को मिटाने के लिए उनको समझना आवश्यक था। लेकिन अभी तुम लोगों को, युवाओं को इसकी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब भारत शक्तिशाली बनता जा रहा है, वह किसी से कम नहीं रहा। चीन और जापान ने बाहरी भाषाओं से ज्यादा अपनी संस्कृति को महत्व दिया। उनकी मातृभाषा ही उनके विकास का मूल कारण है। तो भारत में क्या कमी है? क्यों अपनी भाषाओं में स्वयं का विकास नहीं कर सकता? हम में इतना सामर्थ्य है कि हम अंग्रेजी के बजाय हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा से ही भारत को आधुनिक बना सकते हैं। पश्चिमी लोग अगर अंग्रेजी की मदद से 100 सालों में आधुनिकता पा सकते हैं,
तो हम भारतीय अपनी संस्कृत जैसी परिपूर्ण भाषाओं से क्यों नहीं? और समय को ऐसी दिशा दो कि संपूर्ण विश्व भारत की ओर आदर्श की तरह देखे। जब हम अपनी भाषाएं छोड़ते हैं तो हम अपनी सोच को भी कमजोर कर देते हैं। अंग्रेजी में बोलो, लेकिन सोच अपनी भाषा में रखो, तभी ताकत वापस आएगी। मैंने जब आजाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संबोधित किया तो अंग्रेजी इसलिए चुनी क्योंकि दुनिया देख रही थी, लेकिन मेरी असली ताकत हिंदी, बंगाली, तमिल जैसी भाषाओं में थी। भाषा सिर्फ एक तरीका नहीं, वो आपकी पहचान होती है। हम अब भी बहुत कुछ में निर्भर हैं, विदेशी टेक्नोलॉजी, मीडिया, यहां तक कि पहचान के लिए भी। क्या हम डिजिटल गुलामी में जी रहे हैं? जंजीरें सिर्फ रूप बदलती है। पहले वो दिखाई देती थी, अब वो मानसिक और डिजिटल हो गई है। पश्चिम अब हमें एक ऐसा कल्चर बेच रहा है जो हमें धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। अब समय है जागने का। अपना खुद का अस्तित्व बनाओ, अपने एप्स, अपने नेटवर्क, अपनी आवाज और अपनी आधुनिकता को अंजाम दो। पहले उन्होंने हमारी जमीन लूटी, अब आपका डेटा। पहले वो हमें ट्रेन करते थे, आज जयकारी बनने के लिए। अब वो आपके रहन सहन के एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं। अब सवाल यह है, आज की आपकी आजाद हिंद फौज कहां है? कौन लोग हैं जो डिजिटल स्वराज के लिए काम कर रहे हैं? ये बात बहुत गहराई से असर डालती है। और ये असर जरूरी है, क्योंकि डिजिटल जंजीरें बिना आवाज के होती है। उन्हें तोड़ने के लिए चेतन मन चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग आराम, सुविधा और डिस्ट्रैक्शंस में उलझ गए हैं। बहुत कम लोग सेवा या बलिदान की बात करते हैं। क्योंकि आराम क्रांति को सुला देता है। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या आपका जीवन सच में आपका है, या वो जो आपके आजकल के ट्रेंड्स, लाइक्स और एडिक्शंस के हाथ गिरवी पड़ा है? जब मेरे सैनिक बर्मा के जंगलों में नंगे पांव मार्च कर रहे थे, तब उन्हें पेंशन या बोनस का वादा नहीं किया था। उन्हें एक उद्देश्य मिला था। आज आपके पास फोन है, प्लेटफॉर्म है, आवाज है। क्या आप इसे सिर्फ व्यर्थ के लिए इस्तेमाल करोगे या किसी मिशन के लिए? आज का बलिदान मरने में नहीं है, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए जीने में है। आज भारत को तुम सबका बलिदान नहीं, योगदान चाहिए। नेताजी, वो भारत कैसा था जिसका आपने सपना देखा था? एक ऐसा भारत जो ताकतवर हो लेकिन न्यायप्रिय भी हो, आध्यात्मिक हो लेकिन वैज्ञानिक भी, अपनी जड़ों से जुड़ा हो लेकिन डर से मुक्त, जहां हर बच्चा निकोला टेस्ला के साथ साथ आर्यभट्ट को भी जाने, चर्चिल ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद को भी। एक ऐसा भारत जहां बलिदान भुलाया न जाए और आजादी किसी कॉरपोरेट की डील न बने, जहां गांव आधुनिकता से ताकतवर बने, भुलाई न जाए, जहां सिपाही सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, लैब्स, स्टार्टअप्स, क्लासरूम्स और सिनेमा में भी मिले। एक ऐसा भारत जहां हर इंसान सत्य का सैनिक हो। आज के युवाओं के लिए एक आखिरी संदेश। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा तो मैं अब नहीं कह सकता, क्योंकि जिन्हें बलिदान देना था उन्होंने तो दे दिया। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, तुम मुझे योगदान दो, मैं तुम्हें भविष्य दूंगा। ये मत पूछो कि देश ने आपके लिए क्या किया है, यह पूछो कि आप देश के लिए क्या करोगे। जिस तिरंगे को आप पकड़ते हैं, उसे कभी मेरे सैनिकों ने युद्ध में उठाया था। इसका सम्मान केवल 52 सेकंड खड़े होकर मत करो, बल्कि अगले 52 सालों तक इसे अपने कर्म, अपने साहस और अपने कर्तृत्व से ऊंचा करो। परंतु नेताजी, उस प्लेन एक्सीडेंट का असली सच क्या है? आखिर आपके साथ असल में क्या हुआ? तो सुनो,